पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की अब आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इन क्रिस्प एंड एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मेट। साथ में आई वाज आल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज फॉर दीज नोट्स। तो देखो, क्योंकि ये न्यूज़पेपर नोट्स है, तो आफ्टर ईच लेक्चर देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें हम और ऐड करते हैं इन न्यूज में। साथ में आपको ज्यादा पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसमें ऐड करके मिलेंगे। इसीलिए ये नोट्स पीडीएफ आपको मिलेगी इन द पेड ग्रुप, जिसका प्राइस है ओनली 599 फॉर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। दैट मीन्स आपको सिर्फ एक टाइम ये पेमेंट करना है और उसके बाद लाइफ टाइम आपको मिल जाएगा एक्सेस टू दीज न्यूज़पेपर एनालिसिस पीडीएफ। साथ में उस ग्रुप में डेली ही और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन लोगों के पास न्यूज़पेपर नहीं है उनको हर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की कटिंग प्रोवाइड की जाएगी, सो दैट दे कैन आल्सो गो थ्रू द न्यूज़पेपर वंस। तो इसीलिए ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है फॉर ऑल द सीरियस एस्पिरेंट्स। नाउ टू ज्वाइन दिस ग्रुप आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज ऑन द नंबर प्रोवाइडेड ऑन द स्क्रीन, एंड उसके बाद आपको मिल जाएंगी पेमेंट डिटेल्स। वंस यू डू द पेमेंट आपको ऐड कर दिया जाएगा इन द प्रीमियम पेड ग्रुप। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। आज हम करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 26 जून। तो चलो लेट्स बिगिन। So the first newspaper article that we will be covering today is related to Axiom Mission 4। ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो चलो सबसे पहले आर्टिकल को देखेंगे एंड उसके बाद we will be discussing the details। Starting with the headline, in historic leap, Indian astronaut heads to ISS। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर देयर आर 4 एस्ट्रोनॉट्स जो गए हैं टू ISS। यहाँ पर दे विल स्टे फॉर 14 days एंड परफॉर्म करेंगे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, यहाँ तक हम क्लियर हैं। अब देखो, दिस इज द इमेज विच इज शोइंग द क्रू मेंबर्स। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, हु इज फ्रॉम इंडिया। तो ये न्यूज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। साथ में देयर आर 3 मोर मेंबर्स, जिसमें से कमांडर है फ्रॉम यूएस एंड देयर आर 2 मिशन स्पेशलिस्ट, वन फ्रॉम हंगरी एंड द अदर वन इज फ्रॉम पोलैंड। नाउ दिस मिशन टुक ऑफ ऑन वेडनेसडे, ये आपको याद रखना है। साथ में ये लॉन्च हुआ था फ्रॉम नासा's कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा यूएस। तो ये आपको जगह भी पता होनी चाहिए। द ग्रुप कैप्टन इज शुभांशु शुक्ला। साथ में ही इज आल्सो द पायलट ऑफ AX4 मिशन यानी Axiom 4 मिशन। साथ में दिस मिशन इज लेफ्ट ऑन वेडनेसडे एंड दे विल रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन थर्सडे 28 आवर्स की जर्नी के बाद। यहाँ पर ये 14 डेज तक रहेंगे और अलग अलग साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगे। अब ये तो हो गया बेसिक न्यूज़पेपर आर्टिकल। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड और ज्यादा इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द मिशन ओवरव्यू, तो यहाँ पर जो ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, वो बन चुके हैं इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट टू विजिट ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इससे पहले अभी तक यहाँ पर कोई भी इंडियन एस्ट्रोनॉट नहीं गए हैं, सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। साथ में ये एक 14 डे मिशन है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड इस मिशन से रिलेटेड देयर आर 2 इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स। सबसे पहला हाईलाइट तो यही है कि पहली बार एक इंडियन एस्ट्रोनॉट गए हैं ISS। इसके अलावा दिस हैज बीन द फर्स्ट टाइम आफ्टर 41 इयर्स कि कोई इंडियन एस्ट्रोनॉट हैज गॉन टू स्पेस। इससे पहले राकेश शर्मा गए थे, तो उनके बाद नाउ ही इज द फर्स्ट वन आफ्टर 41 इयर्स। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मिशन डिटेल्स, तो मिशन का नाम है Axiom Mission 4। इसकी जो प्लान्ड लॉन्च डेट थी दैट वाज जून 10, 2025, लेकिन डिलेज की वजह से फाइनली इट वाज लॉन्च्ड ऑन वेडनेसडे। मिशन का ड्यूरेशन 14 डेज है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। एंड लॉन्च साइट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है वो है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएस। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्रू मेंबर्स, तो ये भी हमने देख लिया। देयर आर टोटल 4 एस्ट्रोनॉट। वी हैव पायलट एंड ग्रुप कैप्टन हु इज शुभांशु शुक्ला फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा देयर इज 1 कमांडर एंड 2 मिशन स्पेशलिस्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट कि ये लोग क्या क्या अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, तो देखो अराउंड 60 साइंटिफिक स्टडीज और एक्टिविटीज होंगी एट ISS। इसके अलावा 11 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इन 11 कंट्रीज में से इंडिया इज 1। नेक्स्ट, अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जाने, तो देयर आर डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ से इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद जो भी ऑब्जर्वेशन मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू हेल्प इंडियन स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्प्राउट्स पर भी वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। दे विल स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ स्पेस फ्लाइट ऑन जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप सीड। वो देखेंगे कि जो क्रॉप सीड्स हैं उनकी ग्रोथ और जर्मिनेशन पे स्पेस फ्लाइट का क्या असर पड़ता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में देयर इज सम अदर मिशन एंड वहाँ अगर जरूरत पड़ती है टू ग्रो क्रॉप्स इन स्पेस, तो यहाँ से जो उनको एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन मिलेंगी दीज विल हेल्प देम अंडरस्टैंड कि कैसे ग्रो करना है। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स। नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो मिशन है दिस इज माइलस्टोन फॉर गगनयान। गगनयान क्या है, तो ये है इंडिया का अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, और इसके लिए जो एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है सिंस अगस्त 2024। इस मिशन में दे विल इन्वॉल्व साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, यानी ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें दे विल एनालाइज कि अलग अलग टेक्नोलॉजी कैसे वर्क कर रही है इन स्पेस। The experiment from the mission Axiom 4 is considered beneficial for the Indian human space program। अब ये जो Axiom 4 से अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आने वाले हैं आफ्टर डूइंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज, ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हेल्पफुल होने वाले हैं फॉर द इंडियन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम। तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। नाउ टॉकिंग अबाउट ISS यानी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या,
तो देखो, स्पेस में ये स्टेशंस होते हैं जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वहाँ पर थोड़े दिनों तक रहते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा ही एक स्टेशन है विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये लॉन्च हुआ था इन नवंबर 20, 1998 और ये हमारी अर्थ से अराउंड 400 किलोमीटर ऊपर लोकेटेड है। ये कंटिन्यूसली अर्थ को ऑर्बिट करता रहता है। इसकी जो स्पीड है वो है 28,000 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज्यादा स्पीड है, बिकॉज ऑफ विच अर्थ का एक ऑर्बिट ये 90 मिनट्स में कंप्लीट करता है। एंड इट हैज बीन कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिंस 2011। दैट मीन्स 2011 से यहाँ पर कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट्स हैं और अलग अलग एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो ये हो गया ISS के बारे में। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू लिवर डिसीज पैटर्न इन इंडिया। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल की क्लिप। तो दिस आर्टिकल इज गिवन ऑन द एडिटोरियल पेज। बात करें अबाउट द हेडलाइन, तो हेडलाइन कहती है स्टेट एंड सेक्स वाइज लिवर डिसीज डेटा हिंट एट अंडरलाइनिंग फैक्टर्स। अब देखो, इस आर्टिकल में आपको 4 अलग अलग ग्राफ्स प्रोवाइड किए गए हैं और इसके साथ में देयर इज अ मैप जिसके थ्रू बताया गया है अबाउट फ्यू स्टेट्स। तो इन अलग अलग ग्राफ्स के थ्रू हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है, आई हैव ऑलरेडी ब्रोकन इट डाउन इन द पॉइंट्स। तो एक एक करके उन्हें डिस्कस करते हैं और समझते हैं अबाउट दिस एंटायर आर्टिकल। अगर हम बात करें अबाउट द ओवरऑल ट्रेंड, सो लिवर डिसीज डेथ आर स्टेडीली राइजिंग इन इंडिया, यानी इंडिया में जो लिवर डिसीजेस की वजह से डेथ हो रही है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। साथ में इन 2022 डाइजेस्टिव सिस्टम डिसीजेस बिकेम द 8th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, अ न्यू एंट्री इन टॉप कॉजेस। अगर हम 2022 डेटा की बात करें तो जितनी भी डेथ्स इंडिया में हुई हैं उसमें द 8th लीडिंग रीजन इज डाइजेस्टिव सिस्टम डिसीजेस। और इन डिसीजेस में भी सबसे ज्यादा जो डिसीजेस हैं दे आर रिलेटेड टू लिवर। तो वही हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम सेक्स वाइज पैटर्न देखें, so male death from digestive disease have consistently been 3 to 3.5 times higher than female। डाइजेस्टिव डिसीजेस की वजह से अगर मेल और फीमेल में हम देखें कंपैरिजन, तो मेल का नंबर फीमेल से 3 से 3.5 टाइम्स ज्यादा है। दैट मीन्स जो मेल है उनकी डेथ ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव डिसीजेस। साथ में अगर रेशियो निकाला जाए बिटवीन मेल टू फीमेल तो रेशियो आता है 3.5:1। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लिवर स्पेसिफिक डेटा। अभी ये जो हमने ऊपर डेटा देखा ये है एंटायर डाइजेस्टिव डिसीजेस की वजह से डेथ। अब हम इसमें देखेंगे मोर प्रिसाइजली अबाउट लिवर डिसीजेस। अमंग मेन हु डाइड ऑफ डाइजेस्टिव डिसीजेस 70 to 75% हैड लिवर रिलेटेड कॉजेज, यानी कि मेन में डाइजेस्टिव डिसीजेस की वजह से जितनी भी डेथ होती हैं उसमें से 70 to 75% डेथ आर ड्यू टू लिवर रिलेटेड डिसीजेस। वहीं फीमेल में ये नंबर कम है, इट इज अराउंड 52 to 57%। तो देखो यहाँ से हमें समझ आया कि जो डाइजेस्टिव डिसीजेस हैं वो मेन में ज्यादा है कंपेयर टू फीमेल। और यहाँ से हमें पता चला कि जो लिवर रिलेटेड डिसीजेस हैं दे आर आल्सो मोर इन मेन व्हेन कंपेयर टू फीमेल। अब हम डिस्कस करेंगे एज वाइज इनसाइट। तो वुमेन में मोस्ट डेथ्स यानी 30% अकर इन 65+ एज ग्रुप सजेस्ट एज रिलेटेड लिवर कॉम्प्लिकेशन। अगर हम वुमेन की बात करें तो लिवर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो डेथ होती है वो होती है आफ्टर द एज ऑफ 65। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लिवर डिसीज है दे आर ड्यू टू एज। इसके अलावा अगर हम मेन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द डेथ्स अकर फ्रॉम 45 to 54। इसके बाद जो दूसरा एज ग्रुप है वो है 35 to 44। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो लिवर डिसीजेस हैं वो मेन में जल्दी देखने को मिल रही है। दिस कैन बी ड्यू टू लाइफस्टाइल लिंक्ड फैक्टर्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि विमेन में जो डेथ है ड्यू टू लिवर डिसीजेस वो आपको देखने को मिलेंगी आफ्टर 65+ एज। तो एक एज का रीजन आ जाता है, लेकिन मेन में ये चीज ऐसा नहीं है, मोस्टली फ्रॉम 45 to 54। इसके अलावा 35 to 44। तो ये बताता है कि एक तो यहाँ पर इनको जल्दी लिवर इश्यूज हो रहे हैं, दूसरा कि दीज कैन बी ड्यू टू लाइफस्टाइल रीजंस। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज इनसाइट। तो ये हमें प्रोवाइड की गई है इन दिस मैप। सबसे पहले सिक्किम हैज द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ सर्टिफाइड डेथ्स ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसीज। अगर पूरे इंडिया में देखें तो सबसे ज्यादा डेथ्स ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसीज होती हैं इन सिक्किम, नियरली 20%। इसके अलावा हमारी नॉर्थ ईस्ट में देयर आर 5 मोर स्टेट्स जहां पर जो परसेंटेज है ऑफ डेथ ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसीज वो 10% या 10% से ज्यादा है। इसके अलावा पूरे ही इंडिया में दिस परसेंटेज इज लेस देन 10। दैट मीन्स आपको सिंगल डिजिट परसेंटेज देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की 5 स्टेट्स में इट इज मोर देन 10% और सिक्किम में तो अराउंड 20% है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे पॉसिबल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, यानी कि व्हाट कैन बी द मेजर रीजंस ऑफ दिस इशू। सबसे पहले ये जो हम रीजन डिस्कस करेंगे ये वही है जो आर्टिकल में दिए हैं। First is alcohol consumption. So only 1% of women and 19% of the men in India consume alcohol. इंडिया में सिर्फ 1% women alcohol consume करती हैं, वहीं there are 19% men जो alcohol को consume करते हैं। तो एक रीजन ये भी कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा जो अल्कोहल होता है that is closely linked to liver diseases, likely linked to higher liver diseases burden in men, especially middle aged। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि जो मेन है दे आर ड्रिंकिंग मोर, सो दिस कैन बी अ रीजन फॉर लिवर डिसीजेस इन मेन। नेक्स्ट जो रीजन है दैट कैन बी मीट कंजप्शन। एक्सेसिव मीट इनटेक इज एसोसिएटेड विद लिवर डिसीज। अगर आपका मीट कंजप्शन ज्यादा है तो ये भी कनेक्टेड होता है टू लिवर डिसीजेस। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देयर इज हाई मीट प्लस अल्कोहल कंजप्शन, सो दिस कैन बी अ रीजन व्हाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें देखने को मिलता है डबल डिजिट परसेंटेज इन मेनी स्टेट्स।
नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि शुरू हुई है आफ्टर 6 ईयर। सबसे पहले लेट्स डिस्कस द आर्टिकल। तो हमारे आर्टिकल की हेडलाइन है पिलग्रिम्स विजिट माउंट कैलाश मानसरोवर आफ्टर 6 ईयर वेट। जो पहला इंडियन ग्रुप इस पिलग्रिम के लिए गया है दैट हैड 66 इंडियन पिलग्रिम्स। साथ में टॉकिंग अबाउट द एज ग्रुप, तो यहाँ पर जो पिलग्रिम्स थे दे वर फ्रॉम 18 to 69 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर ये लोग जाने के बाद परिक्रमा करते हैं, यानी दे विल मूव अराउंड द माउंटेन एंड द लेक। ये जो माउंटेन है ये बहुत ही ज्यादा होली साइट कंसिडर किया जाता है इन हिंदुइज्म। साथ में दे ऑल्सो हैव अ डॉक्टर अलॉन्ग विद देम टू टेक केयर अगर देयर इज एनी मेडिकल इमरजेंसी। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पासेस, 2 रास्ते हैं यहाँ तक जाने के। वन इज थ्रू नाथुला पास एंड अदर वन इज थ्रू लिपुलेख पास। इसके अलावा सिंस अब ये यात्रा शुरू हो गई है तो ऐसा भी लग रहा है कि और भी चीजें सॉर्ट आउट होंगी, जैसे कि देयर विल बी रिस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया टू चाइना। इसके अलावा वीजास और जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू बिजनेस दे माइट ऑल्सो बी सॉल्व्ड इन द अपकमिंग टाइम। अब हम डिस्कस करेंगे इसको थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले ये आर्टिकल न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडिया एंड चाइना हैव डिसाइडेड टू रिज्यूम द कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। 6 साल बाद ये यात्रा रिज्यूम हुई है। अभी तक दिस वाज ऑन पॉज ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे कि एक रीजन था कोविड-19 पेंडेमिक। इसके साथ ही जो गलवान इंसिडेंट हुआ था इन 2020, सो इसके चलते देयर वर बॉर्डर टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नाउ टॉकिंग अबाउट इस स्टेप की सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक तो ये देखा जा रहा है CBN यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बिटवीन बोथ द नेशंस, एंड दूसरा दिस इज अ पॉजिटिव टर्न इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप होने वाला है। नाउ अगर हम बात करें इस यात्रा के बारे में, तो यात्रा को बोलते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश इज द माउंटेन एंड मानसरोवर इज द लेक। दिस इज एन एनुअल पिलग्रिमेज जिसे ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये यात्रा होती है फ्रॉम जून टू सितंबर एवरी ईयर, एंड यहाँ पर ये लोग जाते हैं माउंट कैलाश एंड लेक मानसरोवर। ये दोनों ही जगह लोकेटेड है इन तिब्बत। साथ में जो भी इंडियन एलिजिबल सिटीजन होते हैं जिनके पास इंडियन वैलिड पासपोर्ट है दे कैन गो ऑन दिस यात्रा। इसके लिए इन्हें कोई भी सब्सिडी या फाइनेंशियल एड नहीं मिलती फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि जाने के लिए कोई सब्सिडी या फिर कोई फाइनेंशियल एड मिल रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो। सो दिस इज माउंट कैलाश एंड यहाँ पर वी हैव मानसरोवर लेक। लोग जाते हैं, इसके अराउंड मूव करते हैं और इसी को बोलते हैं परिक्रमा। अब देखो माउंट कैलाश की बात करें तो ये लोकेटेड है इन कैलाश रेंज तिब्बत में। इसकी हाइट है 6630 मीटर्स। साथ में ये बना हुआ है ऑन ब्लैक रॉक। लेक मानसरोवर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये है वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन द वर्ल्ड एंड ये सिचुएटेड है माउंट कैलाश के पास। इसके अलावा इस रीजन में और भी अलग अलग रिवर्स है, फॉर एग्जांपल सतलज, ब्रह्मपुत्र एंड इंडिस। ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि कैलाश माउंटेन को बोला जाता है स्टेयरवे टू हेवन, क्योंकि इन मेनी ट्रेडिशंस इट सिंबलाइजेस स्पिरिचुअल एलिवेशन एंड प्योरिटी। तो यानी कि ये जो माउंटेन है ये हिंदुइज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट है, एंड नॉट जस्ट इन हिंदू रिलीजन, अलग अलग रिलीजन में इस माउंटेन का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा माउंटेन है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक डायमेंशन, तो देखो जो यात्रा का रूट है ये लाई करता है इन सेंसिटिव बॉर्डर जोन। यहाँ पर हमारे 2 पासेस आते हैं। पहला है लिपुलेख पास जो लाई करता है ट्राई जंक्शन पे इंडिया, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पास है दैट इज नाथुला पास, एंड ये जाना जाता है एज अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर इन सिक्किम। ये पास लोकेटेड है अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर इन सिक्किम। कॉपरेशन ओवर द यात्रा सर्व एज अ सॉफ्ट डिप्लोमेसी टूल। वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि दिस विल लीड टू पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द डिप्लोमेसी। दिस डिसीजन रिफ्लेक्ट अ ब्रॉडर अटेम्प्ट एट रीजनल स्टेबलाइजेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि बिकॉज ऑफ दिस रिज्यूम जो इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो थोड़े कम होंगे, दोनों का ही एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड साथ में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है दे ऑल्सो गेट अ पॉजिटिव टर्न। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द आर्टिकल रिलेटेड टू कैलाश मानसरोवर यात्रा। Now let's talk about the article related to 1975 emergency and its impact. सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल की हेडलाइन। Headline says Union Cabinet passes a resolution to mark 50 years of emergency in 2025। जो emergency लगाई गई थी by इंदिरा गांधी गवर्नमेंट on June 25, 1975, उसको हो चुके हैं 50 years। साथ में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस दिन को मार्क किया as 50 years of संविधान हत्या दिवस, that means Constitution Murder Day, जो कि on this day emergency was declared in 1975। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जानते हैं और जानते हैं ज्यादा अबाउट दिस न्यूज। सबसे पहले कंटेक्स्ट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज पेड होमेज टू ऑल दोस ग्रेट मैन एंड वुमेन हु रेजिस्टेड द नेशनल इमरजेंसी। यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने उन सारे ही लोगों के लिए ऑनर अपना रिस्पेक्ट शो किया है जिन लोगों ने इस इमरजेंसी को अपोज किया था एंड बिकॉज ऑफ विच दे लॉस्ट देयर लाइव्स। साथ में हमारी कैबिनेट में देयर वाज 2 मिनट ऑफ साइलेंस टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल दोस विक्टिम्स। सो ऑन 25 जून 2025 इस इमरजेंसी को हो चुके हैं 50 साल कंप्लीट। तो पहले थोड़ा सा जानते हैं कि इमरजेंसी होती क्या है। इट रेफर्स टू अ लीगल मेजर और क्लॉज विद इन अ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ दैट enables the government to respond swiftly and effectively to extraordinary situation।
अगर कंट्री में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है तो जो गवर्नमेंट है वो उसको प्रॉपरली डील कर पाए, इसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लीगल मेजर्स एंड क्लॉजेस दिए गए हैं विच इज इमरजेंसी। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वॉर सिचुएशन या फिर देयर आर सर्टेन क्राइसिस, जैसे कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है, तो ऐसे में इमरजेंसी हमारे देश में लगाई जा सकती है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, देयर इज सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। ठीक है, तो इमरजेंसी का इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लिया। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इमरजेंसी का प्रोविजन आउटलाइन किया गया है फ्रॉम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 विच इज गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इमरजेंसी जो प्रोविजन है इट ड्रू इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम जर्मन, तो ये आपको याद रखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस, तो देखो These provisions usually give executive branch temporary authority to bypass standard legislative process, यानी कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है एंड इसकी वजह से जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है उसको ये बाईपास कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्सो इमरजेंसी लिमिट सर्टेन राइट एंड फ्रीडम, लोगों के जो राइट्स हैं जो फ्रीडम है उन पर भी लिमिट लग जाती है एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज दैट वुड ऑर्डिनरीली फॉल आउटसाइड द जुरिसडिक्शन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पर एग्जीक्यूटिव वो सारे ही रोल्स एंड फंक्शंस परफॉर्म करेगी जो नॉर्मल सिचुएशन में आउट ऑफ जुरिसडिक्शन होते हैं ऑफ एग्जीक्यूटिव। अभी तक हमारे देश में 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। सबसे पहले ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर इन 1962, इस इमरजेंसी का रीजन था एक्सटर्नल अग्रेशन। इसके साथ जो दूसरी इमरजेंसी थी वो लगी थी इन 1971 ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर एंड इसका भी रीजन था एक्सटर्नल अग्रेशन। जो हमारी थर्ड इमरजेंसी है ऑफ 1975 जिसको अभी 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं वो है इंडिया की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल नेशनल इमरजेंसी। इसको डिक्लेयर किया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। दिस पीरियड विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, यानी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ इमरजेंसी लोगों का जो फ्रीडम था, जो लोगों की लिबर्टीज थी, उस पर देयर वर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन 44 अमेंडमेंट एक्ट। तो देखो ड्यूरिंग द इमरजेंसी काफी सारे चेंजेस किए गए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि डीपीएसपी को प्रायोरिटी पर रख दिया गया था व्हेन कंपेयर टू फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जब ये इमरजेंसी हटी तो उसके बाद इन प्रोविजंस को चेंज करने के लिए दोबारा एक अमेंडमेंट लाया गया जिस अमेंडमेंट को बोला गया 44 अमेंडमेंट एक्ट, और इसके थ्रू प्राइमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट वाज अगेन एस्टैब्लिश्ड, यानी जो फंडामेंटल राइट्स है उनको दोबारा सुपीरियर एंड प्राइमरी बना दिया गया था। ठीक है, तो ये है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 42 हुआ था ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विच इज भारत बायोटेक टू सप्लाई मलेरिया वैक्सीन RTSS टू गावी फ्रॉम 2026। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल क्या कह रहा है। तो देखो, भारत बायोटेक विल सप्लाई मलेरिया वैक्सीन टू गावी। नाउ टॉकिंग अबाउट वैक्सीन का नाम क्या है, तो वैक्सीन इज RTSS एंड ये जो सप्लाई होने वाली है ये होने वाली है पार्ट ऑफ गावी 6.0 प्रोग्राम। नाउ लेट्स टॉक मोर इन डिटेल। तो सबसे पहले व्हाट इज RTS मलेरिया वैक्सीन। ये वर्ल्ड की पहली मलेरिया वैक्सीन है विच इज RTSS। इसको डेवलप किया है GSK ने विच इज अ ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी। इन 2021 WHO ऑफिशियली रिकमेंडेड इट्स यूज, यानी कि 2021 से WHO ने भी अलाउ कर दिया है दैट यू कैन ऑफिशियली यूज दिस वैक्सीन स्पेशली उन एरियाज में जहां पर मलेरिया इज अ बिग इशू। नाउ दिस वैक्सीन इज मोस्टली इफेक्टिव अगेंस्ट प्लाज्मोडियम falciparum, द डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया के अलग अलग पैरासाइट्स हैं, इसमें से जो सबसे ज्यादा डेडलीस्ट है दैट इज प्लाज्मोडियम falciparum। तो ये जो वैक्सीन है ये इसके अगेंस्ट बहुत अच्छे से वर्क करती है। नाउ टॉकिंग अबाउट भारत बायोटेक जिसके बारे में इस आर्टिकल में भी मेंशन्ड है। तो भारत बायोटेक क्या है, ये है इंडिया की एक कंपनी विच इज बेस्ड इन हैदराबाद एंड ये जानी जाती है फॉर मेकिंग कोवैक्सीन। कोवैक्सीन क्या थी, इट वॉज अ COVID-19 वैक्सीन, और अब ये भारत बायोटेक ही मदद करने वाला है इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग RTSS मलेरिया वैक्सीन। तो ये एक इंडिया का इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन है इन हेल्पिंग पीपल सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। नाउ टॉकिंग अबाउट गावी। गावी क्या है, तो ये ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है। ये हेल्प करती है पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज को टू गेट एक्सेस टू लाइफ सेविंग ड्रग्स। जो पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके पास इतने ज्यादा फंड्स नहीं है, तो ये जो गावी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है, फंड करता है उनके लिए बाइंग एंड डिलीवरी ऑफ दिस इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स। ये इंपॉर्टेंट वैक्सीन ये उन सारे ही नेशंस तक पहुंचाएगा वेयर दे आर नीडेड द मोस्ट। सो दिस अलायंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट होने क्या वाला है, तो देखो 2026 से जो भारत बायोटेक है वो RTSS वैक्सीन सप्लाई करेगा टू गावी, और इसका ये भी मतलब है कि इंडिया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन फाइटिंग मलेरिया ग्लोबली। साथ में दिस सपोर्ट इज पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम विच इज गावी 6.0। नेक्स्ट, भारत बायोटेक ने ये भी कहा है कि दे विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्लान। अब ये लोग प्राइस कैसे डिक्रीज करेंगे, अब देखो अभी की बात करें तो ये वैक्सीन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट भारत बायोटेक हैज सेड दैट दे आर प्लानिंग टू रिड्यूस द प्राइस बाय 50%। उनकी कोशिश रहेगी कि 2028 तक जो एक डोज है उसका प्राइस $5 से भी कम हो जाए, यानी लेस देन 400 रुपीज। अब ये प्राइस कम कैसे होगा, तो देखो प्राइस अलग अलग तरीके से कम किया जा सकता है, जैसे कि सबसे पहले जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करें, साथ में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। ऑल्सो दे नीड टू मेक द एंटायर प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड दे विल आल्सो बी कीपिंग मिनिमल प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट ये लोग बनाएंगे वो कम से कम बनाएंगे, जिससे इस वैक्सीन की प्राइस और ज्यादा कम हो जाएगी।
नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे इंडिया विल मेक अ इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल हेल्थ। साथ में इंडिया का ग्लोबल जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, दिस विल लीड टू इक्विटी इन हेल्थ केयर। दैट मीन्स जो डेवलपिंग नेशन है, जो पुअर नेशन है, उन तक भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन एंड वैक्सीन पहुंच पाएंगी। दैट मीन्स हेल्थ केयर में इक्विटी, यानी हर किसी को जो इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, मेडिसिन है, वो सबको ही बराबर मिलेंगी। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये पूरा ही आर्टिकल रिवॉल्व करता है अराउंड मलेरिया वैक्सीन, तो ये जानना भी जरूरी है कि मलेरिया है क्या। तो मलेरिया एक एक्यूट फेब्राइल इलनेस है जिसमें आपको फीवर देखने को भी मिलता है। इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और ये पैरासाइट आपकी बॉडी में ट्रांसफर होता है व्हेन अ फीमेल इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स यू। ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जब आपको बाइट करेगी तो उसके बाद ये जो पैरासाइट है दिस विल एंटर योर बॉडी। नाउ, क्या ये मलेरिया एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकता है? तो नहीं, ये नॉन कंटेजियस है। दैट मीन्स एक से दूसरे को नहीं होगा, ये तभी स्प्रेड होगा व्हेन द फीमेल मॉस्किटो विल बाइट। नाउ देयर आर टोटल 5 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करती है। इसमें से जो 2 सबसे ज्यादा डेंजरस है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जो हमारी वैक्सीन है ये इसके अगेंस्ट बहुत अच्छे से वर्क करती है। मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो यूजुअली जब आपको इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करेगा तो उसके 10 से 15 दिन बाद आपको सिम्टम्स दिखने लगेंगे, जैसे फीवर, हेडेक, चिल्स, मसल पेन, नोजिया और वॉमिटिंग। साथ में जो लोग रहते हैं इन द एरियाज जहाँ पर मलेरिया एक बहुत ही ज्यादा कॉमन डिसीज है, तो उनकी बॉडी में देयर इज इम्यूनिटी, तो ऐसे में वहां पर सिम्टम्स देखने में और ज्यादा टाइम लगेगा। नाउ, इज दिस डिसीज डेंजरस? तो देखो, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस डिसीज है। अगर इसे अर्ली एज में ट्रीट नहीं किया गया तो मलेरिया की वजह से ऑर्गन फेलियर, कोमा या फिर डेथ भी हो सकती है। स्पेशली इट इज डेंजरस फॉर चिल्ड्रन जो 5 साल से छोटे हैं, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन, एंड हर वो इंसान जिसकी इम्यूनिटी इज वेरी वीक। नेक्स्ट, अब हम मलेरिया से कैसे खुद को बचा सकते हैं? तो 2 तरीके हैं। सबसे पहला कि आप प्रिवेंटिव मेथड को यूज करो, जैसे कि यूजिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड मॉस्किटो नेट्स। इसके अलावा इंडोर स्प्रेइंग विद इंसेक्टिसाइड एंड एलिमिनेटिंग मॉस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड, जहां पर भी पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी कलेक्ट हो जाता है, ऐसी चीजें हम अवॉइड करें, अपना एनवायरमेंट को क्लीन रखें सो दैट मॉस्किटोज कैन नॉट ब्रीड। इसके अलावा कुछ अलग मेजर्स भी है, विच इज वेयरिंग लॉन्ग स्लीव क्लोथ, फुल लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स पहने, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज करें एंड मॉस्किटो बाइट अवॉइड करें, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, तो मलेरिया प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेबल भी है। अगर आपको हो जाता है तो इसे ठीक किया जा सकता है, और साथ में देयर आर प्रिवेंटिव मेजर्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो जिससे कि आपको ना हो। अर्ली डायग्नोसिस इज क्रिटिकल, जितना जल्दी डायग्नोस होगा उतनी जल्दी आप आराम से ठीक हो पाओगे। देयर आर अ नंबर ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स जिनको यूज किया जाता है टू ट्रीट इट। साथ में द एरियाज विच हैव हाई मलेरिया ट्रांसमिशन पीपल टेक प्रिवेंटिव मेडिकेशन ऑल्सो, यानी जहां पर मलेरिया जो है वो बहुत ज्यादा होता है वहां पर प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आती हैं जिनको लोग लेते रहते हैं सो दैट मलेरिया ना हो। तो यहाँ पर हमने सब कुछ ही डिस्कस कर लिया अबाउट द आर्टिकल। मलेरिया क्या है, मलेरिया की पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली, साथ में भारत बायोटेक, गावी और जो हमारी वैक्सीन है उसके बारे में भी जान लिया। नाउ मूविंग टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे विच इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब ये स्कीम क्या है? तो इसके लिए देयर इज दिस आर्टिकल जिसमें दिया गया है कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है 21,534 करोड़ रुपए एज इंसेंटिव अंडर द PLI स्कीम। स्कीम क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। साथ में इस आर्टिकल में मेंशन है दैट बिकॉज ऑफ दिस स्कीम अराउंड 1.76 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बीन अट्रैक्टेड। इसके साथ ही प्रोडक्शन और जो सेल्स है वो भी हुई है अप्रॉक्स 16.5 लाख करोड़। तो अब हम इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करते हैं और डिकोड करते हैं सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड की इंफॉर्मेशन। सबसे पहले PLI स्कीम क्या है? तो फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये एक स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी बाय द गवर्नमेंट इन मार्च 2020। नाउ इस स्कीम का एम क्या है? तो फर्स्ट इज टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, दैट मींस डोमेस्टिकली ज्यादा से ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर हो, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। जब डोमेस्टिकली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दिस विल ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो लोगों की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। एंड फाइनली दिस विल मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, नेक्स्ट अब ये स्कीम वर्क कैसे करती है? तो देखो, अंडर द स्कीम कंपनीज आर रिवॉर्डेड विद कैश इंसेंटिव इफ दे मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंडिया। अगर कोई भी कंपनी है जो अपने गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है, इसके साथ ही उसने एक सर्टेन लेवल ऑफ रेवेन्यू हर साल ही अचीव किया है, द इंसेंटिव इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इंक्रीमेंट सेल। तो इंसेंटिव को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द इंक्रीमेंट इन सेल, यानी कि पिछली साल से इस साल आपकी सेल में क्या इंक्रीज हुई और इसी की बेसिस पर इन कंपनीज को कैश इंसेंटिव दिया जाता है। अब इस स्कीम में विच ऑल सेक्टर्स आर इंक्लूडेड? तो सबसे पहले ये शुरू हुई थी फॉर 3 सेक्टर्स, लेकिन अब यहाँ पर देयर आर 14 की सेक्टर्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। नाउ नेक्स्ट इज हाउ आर द इंसेंटिव गिवन? इंसेंटिव देती कैसे है सरकार? तो देखो, ज्यादातर जो इंसेंटिव दिया जाता है वो दिया जाता है ऑन द बेसिस कि आपकी सेल कितनी बड़ी है व्हेन कंपेयर टू लास्ट ईयर। साथ में आप कितना लोकल वैल्यू एडिशन कर रहे हो, यानी जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उनमें से कितने प्रोडक्ट्स हैं जो लोकल रिसोर्सेज से आ रहे हैं। इसके अलावा आपके परफॉर्मेंस टारगेट्स कैसे हैं, एंड साथ में हमारे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखो, ये जो स्कीम है ऑफ PLI ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले ये प्रमोट कर रही है सेल्फ रिलायंस, दैट मींस आत्मनिर्भर भारत। खुद प्रोडक्शन करेंगे और जो इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। साथ में
दिस विल ऑल्सो अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में जॉब का क्रिएशन होगा, लोगों को ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। दिस विल ऑल्सो एनकरेज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया को हेल्प करेगी ये स्कीम इन कम्पीटिंग विद कंट्रीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, जैसे कि वी हैव चाइना, वियतनाम एंड बांग्लादेश। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल स्कीम है। अब देखो, आज के हमने सारे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स कवर कर लिए। अब हम देखेंगे कुछ PYQs विच आर रिलेटेड टू सच टाइप ऑफ आर्टिकल्स। तो देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज फ्रॉम 2008 PYQ। इस क्वेश्चन में US स्पेस एजेंसी थेमिस मिशन का पर्पस क्या है ये पूछा गया था। अब इसी तरह अभी हमारे न्यूज में है Axiom 4 मिशन, तो इसका पर्पस भी आपसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी एनालाइज PYQ, कैसे रिलेट किया जाता है, कैसे समझा जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका आंसर था सी, टू स्टडी द कलरफुल डिस्प्ले ऑफ हाई लैटिट्यूड स्काइज। तो इसीलिए हमने आज का जो आर्टिकल है वो पूरे डिटेल में कवर किया है, ताकि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजीली आंसर। नेक्स्ट जो हमारा PYQ है दैट इज फ्रॉम 2023। अभी 2 साल पहले ही ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन रिलेटेड है टू PLI स्कीम, यानी प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम, जो हमने अभी डिस्कस की है। और इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज डी, यानी कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट था एंड स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट था। अब देखो, ये तो हमने कुछ PYQs एनालाइज कर लिए। नाउ देयर इज वन प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर आप सबको ही कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन भी एक PYQ है, बट दिस इज नॉट फ्रॉम UPSC, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है तो देखो, द फेमस कैलाश मानसरोवर यात्रा पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस। इनमें से वो कौन सा पास है जिसके थ्रू जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो पास करती है। ये हमने बहुत ही अच्छे से आज ही पढ़ा है, 2 पासेस के बारे में पढ़ा था, उसमें से एक पास का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो कमेंट में जल्दी से बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पास। एंड विद दिस आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 26 जून कम्स टू एन एंड। अब अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। आई एम वेरी हैप्पी कि आपको फर्स्ट लेक्चर इतना ज्यादा पसंद आया, आप लोगों ने उस पर इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। इसी तरह इस लेक्चर पर भी जरूर बताना है कि लेक्चर कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।